कौमी असम्बली इजलास की तैयारियां, नई समरी पर मुशावरत, सेक्रेटेरिएट को समरी का इंतजार। यहाँ सिर्फ अदम एतमाद के वक्त आयन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, साथ साथ असेंबली है तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर साहब एक दफा फिर आयन शिकनी करना चाहते हैं। 26, 27, 28 उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये रिजर्व सीट सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद पार्लियामेंट या असेंबली में हो, ये किसी और की नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है तो वो बिल्कुल गैर आईनी हरकत होगी। जिसने इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं किया, कुछ आजाद लोगों को शामिल कर ले अपने बीच में और कहे कि जी अब वो जो कौमी धारे वाली नशिस्तें हैं वो भी उन्हें दी जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये ना कानून की मंशा है, ना ये आइन की रूह है। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने करना है। यकीनन ये मामला अदालतों में जाएगा। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला न हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन, सिंध असेंबली का सेशन, नेशनल असेंबली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर पीटीआई जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। बड़े लोगों की बड़ी बातें आज हम आवाम की बात से शुरू करेंगे। खैर आपने बातें सुन ली। बिलावल साहब ने कहा, उन्होंने इंदिया ये दिया कि 2 मुकदमात होंगे। एक तो असेंबली डिज़ोल्व करने वाली 2022 की प्रेसिडेंट अलवी पे, और अब जो वो नहीं बुला रहे सेशन, तो ये भी वो आइन से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खैर वो नज़र आ रहा है कि 29 को हो भी जाएगा। फिर अब प्रेसिडेंशियल स्केड्यूल भी आ गया है, वो भी मार्च के पहले हफ्ते में उसका भी सारा स्केड्यूल सामने आ जाएगा, और मार्च में ही नए सदर भी आ जाएंगे, और नज़र ये आ रहा है कि एक कॉन्फ्रंटेशन बन रही है। बट हैविंग सेड दैट, हो क्या रहा है? कुछ नाम फाइनल हो गए हुए हैं। एयाज सादिक साहब का नाम क्लियर हो गया है कि वो स्पीकर होंगे नेशनल असेंबली के। गिलानी साहब का ऑलमोस्ट डन है एज चेयरमैन सेनेट। अगर वो अनवारुल्लाह काकर साहब वाली गेम अभी थोड़ी सी फंसी हुई है, देखें अगर वो मुश्किल लगती है। बट एनीवे, सो वो भी चीज़ें तय हो गई हुई हैं। बाकी पंजाब में भी गवर्नमेंट बन गई, सिंध में भी बन गई, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक फंसी हुई है। और मैंने कल भी आपसे बात शेयर की थी कि पहले जो एक गिवन था कि सरफराज बुख्ती बनेंगे, अब ज़हूर बुलैदी साहब का मामला वहाँ पे फंसा हुआ है। मेरी इत्तला ये है कि एक इदारे के एक बहुत ही सीनियर अफसर हैं, वो बड़ी मुखालफत कर रहे हैं सरफराज बुख्ती की। लेकिन अगर ज़हूर बुलैदी साहब आते हैं तो 2-3 सवालों के जवाब मैं छोड़े जाता हूँ, इंटरेस्टिंग होंगे। आपको याद होगा ये ज़ुहैर बुलैदी साहब के लिए 2-3 सवाल, ज़हूर बुलैदी साहब के लिए 2-3 नाम छोड़े जाते हैं। एक ही आपको याद है, जाम कमाल साहब की कैबिनेट में थे, ये वज़ीर ख़जाना भी रहे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वज़ीर रहे, और बहुत बड़े बड़े प्लान थे। बड़े प्लान अनाउंस किए। एक तुरबत बुलेदा रोड थी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की, वो नहीं बनी आज तक। फिर कहा गया बुलेदा जो है इसको मॉडल टाउन बनाया जाएगा, एक मिसाली शहर, वो भी नहीं बना वहाँ, तो बल्कि अब तक सड़कें भी नहीं बनी। फिर ये GDA गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे 2008 से 2013 तक, 5 साल। आज बारिश हुई है, पूरा डूबा हुआ है गवादर ही पूरा, घरों में पानी आया हुआ है। तो अगर तो ये क्राइटेरियन है, क्रेडेंशियल्स हैं इस वज़ीर आला के, तो फिर मेरा ख्याल है शायद वो बन ही जाए और शायद बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाए। बट खाद काफ़ी चीज़ें, लेकिन एक सवाल बार बार हर जगह हो रहा है, और आज मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि ये निज़ाम नहीं चलेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या ये निज़ाम चलेगा? अगर कुछ चलने के हक़ में भी कुछ बातें हैं, ना चलने के हक़ में तो खैर बहुत ज़्यादा बातें हैं, और इस तमाम चीज़ों से बात करेंगे। लेकिन पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमें ज्वाइन किया आरिफ हमीद ने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं एक और, आप सबकी इजाज़त से एक और सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ। वो है हम सबसे दिल से करीब, बिजली के बिल। कल मरियम नवाज साहिबा ने भी जब अपनी पार्लियामान में पहली तकरीर की पंजाब असेंबली में, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे बिलों का, और ये और वो, हर कोई बिलों की बात करता है।
लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है एक नेप्रा की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023, इसने तो होशरुबा रिपोर्ट है, और होशरुबा इसलिए और खौफनाक इसलिए कि आपको भी अब झटका लगने लगा। कल एक और भी फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हर महीने आप सुनते हैं 6 रुपये बढ़ गए, 7 रुपये बढ़ गए, उसमें अप्रूव किया इन्होंने 7 रुपये 7.056, 7 रुपये रख लें रुपये पर यूनिट की इंक्रीज है। ये जनवरी के बिलों में लगाई है, ये आपको मार्च में आएगा, मार्च का जो आपका बिल आएगा उसमें ये ऐड हुआ होगा। इसका तकरीबन 55 अरब रुपया और इकट्ठा करेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर हमारे पास डेटा आया हुआ है कि 2013 से लेके 2024 तक हर हुकूमत ने तबाही फैलाई है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट है, चाहे वो उससे पहले PMLN की गवर्नमेंट थी, और चाहे वो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट थी। और मैं आपको बताता हूँ, और ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में ये सारा डेटा वो है, ये खुद डिस्कोस ने दिया हुआ है। अगर ये अभी इसमें भी आधा डेटा पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं के दिया हुआ डेटा के ऊपर चले तो आप जरा तबाही देख ले क्या फैली है। 7 रुपये प्लस यूनिट आ गया है, और ये अभी जो इंक्रीज दी है माशाल्लाह उस वक्त दी है कि ना कोई इंटरनेशनली फ्यूल प्राइस में इजाफा हुआ, कोई एक्सचेंज रेट आपका नहीं बढ़ा, और जो एवरेज लोड शेडिंग थी वो भी 8 घंटे चल रही थी। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, सवाए अब बताता हूँ क्यों चेंज नहीं हुआ। और ये जो आपकी इंक्रीज है ये किस चीज़ के ऊपर है, ये हाईएस्ट एवर है। इतना कभी इंक्रीज फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट में, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में नहीं इस तरह हुआ। इसमें पहले ही है जी 96% इंक्रीज हुआ है। इससे पहले एक प्री फिक्स कॉस्ट होती है 7.5 रुपये पर यूनिट, जो ऑलरेडी आप और मैं दे रहे हैं, और इसके ऊपर 26% इंक्रीज जो हमेशा एनुअल होती है आपके बेस टैरिफ में, 26% तो वैसे ही बढ़ा देते हैं हर साल। उसके बाद एक और 18% इंक्रीज है जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट हर 3 महीने बाद बढ़ती है। सो 26 वो 18 वो अब 7 रुपये 6 पैसे ये, और ये जो अब है ये आपको मार्च में बिल लग के आएंगे। इसीलिए जो सर्दियों में आप और मैं सबसे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल हैं जो हमारे कम नहीं हो रहे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट एक दो और देख लीजिए। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं इस वक्त वो माशाल्लाह 1 खरब से ऊपर है, और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं ये असल चीज़, ये 16.38% है। अब 16.5 ही समझ लें। ये एवरेज लॉसेज हैं डिस्कोस के, ये दुनिया में हाईएस्ट तरीन है। और ये जितनी चोरी चिकारी सिस्टम की नाअहली ये सारी आप और मैं हमारे पे डालते हैं। ये 2013 से चल रही है, किसी हुकूमत ने इस पर काबू नहीं पाया, ना खान साहब ने, ना मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने, और ना PDM की गवर्नमेंट ने, और ना ही खैर केयर टेकर को हमने क्या कहना है। जो ये लॉसेज हैं अब हमें कैसे ठुकता है, जो 16.4% लॉसेज आप लगा लें, ये लाइन लॉसेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से 12.2 का तो डायरेक्ट आप पे मेरे पे बिल डाल देते हैं, 4.2 चला जाता है सर्कुलर डेट के अंदर। और रिकवरी माशाल्लाह ये भी सुन लें, जो ये बिल लेते नहीं हैं, कम बिल लेते हैं, जब कम बिल लेते हैं तो उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल होती है वो फिर दूसरों के आप पे मेरे पे जो हम बिल दे रहे हैं उन पे डालते हैं। इनकी जो 13.74 यार करीबन 14% ये कम रिकवरी करते हैं। समझ लें कि 86%, हर 100 रुपया जो बिल इन्होंने इकट्ठे करना है उसमें से एवरेज 86 रुपये करते हैं, तो 14 रुपये तो वहीं पे इनका घाटा हो गया। ये जो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेज हैं, कंबाइंड लॉसेज है 900 अरब रुपए के हैं। ये है जो लॉटरी निकली हुई है इस मुल्क के अंदर। और अब इन्होंने कहा पेमरा कह रहा हूँ नेप्रा ने कि अब हम प्रोब करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हम रेट अनाउंस नहीं करेंगे। तो खलीक कियानी साहब ने खबर की डॉन में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने पूरी आर्म ट्विस्टिंग की, इतना स्ट्रॉन्ग को कहा कि देखें अगर आप नहीं करेंगे तो इनके फाइनेंशियल्स ख़राब हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर हमने IMF से जो कमिटमेंट की हुई है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो अब वो जो प्रोब है वो चली ये रमज़ान के बाद। लेकिन जो ये एडजस्टमेंट का निज़ाम शुरू हुआ था 2013 में, उसका एक ऑर्डर हुआ था कि बड़ी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। 10 साल हो गए, करप्शन, नालायकी, सब कुछ। ये तमाम गवर्नमेंट्स इसमें हिस्सेदार हैं, और हम बैठे रो रहे होते हैं
कि अलवी साहब पे 2 मुकदमे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कौन चेयरमैन सेनेट होगा, कौन नेशनल असेंबली स्पीकर होगा। अवाम जो सी है इस नालायकी करप्शन को भुगत रही है। मैं आप तीनों की इजाज़त से क्विकली खलीक कियानी साहब मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे मैं क्विक करना चाहता हूँ। खलीक, आपकी यह स्टोरी थी आज जिसमें आपने लिखा कि आर्म ट्विस्टिंग हुई है। चलें, IMF के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग हो गई, देख लेते हैं प्रोब के बाद क्या होगा। कुछ होगा, कोई किसी किस्म की सेंस ऑफ अर्जेंसी है? 10 साल हो गए यही काम ऐसे ही चल रहा है। बल्कि 10 साल नहीं, ये पिछले 20-22 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये जो लॉसेस हैं और जो रिकवरी का रेट है, ये जो इसकी तकरीबन मोर और लेस यही सिचुएशन होती है। परसेंटेज हो सकता है पहले ज्यादा हुई हो, अब थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो पहले इतना कभी नहीं था, क्योंकि जो एनर्जी कास्ट है वो अब 3 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है सिर्फ डिस्काउंट की, 3.2 ट्रिलियन टू बी प्रिसाइज। तो उसमें से ये जो 2 नंबर्स आपने कोट किए हैं, एक तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस प्लस जो लेस रिकवरी है, इन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट बनता है तकरीबन 30%। तो 30% को आप 32 बिलियन 1% के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 960 बिलियन से ऊपर जाता है सिर्फ डिस्कोस का। इसमें अगर के इलेक्ट्रिक के नंबर इसमें शामिल नहीं है, वो अगर आप शामिल करेंगे तो ये सेफली को 1 ट्रिलियन से ऊपर जाता है। तो सिचुएशन ये है कि जो लॉस रिडक्शन है उसके ऊपर और रिकवरीज के ऊपर कोई मेजर अचीवमेंट हमें नजर नहीं आ रही। और पिछले 4 साल का जो डाटा उसमें नजर ये आया कि इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले में पिछले 2 साल में अपना जो लॉसेस है वो इंक्रीज हुआ और रिकवरी जो है वो भी कम हुई है। खलीक, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जब मुझे याद है जब PDM की गवर्नमेंट बनी, हमने उस पर स्टोरी भी की थी, तो हर बंदे ने अपने किसी रिश्तेदार को या किसी डिस्को के बोर्ड में डाल दिया, कहीं पे तो उनको चेयरमैन भी लगवा दिया। तो ये 10 सालों से ये भी चल रहा है, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो अपने ही सपोर्टर्स को, वर्कर्स को, रिश्तेदारों को इन्हीं बोर्ड में बैठाते हैं, इसलिए प्राइवेटाइज भी नहीं होने देते। सर, एक तो फैक्टर ये है कि लोग वो पसंद नापसंद वाली वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवर कंसंट्रेशन है ना इनकी पावर जो फेडरल गवर्नमेंट के पास और या एनर्जी मिनिस्ट्री के पास, उसकी वजह से जो बोर्ड है वो भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर पाते। तो आप अगर 3 तरफ से उनको खींच रहे होंगे तो वो उस चक्कर में डिसीजन मेकिंग हमेशा वीक रहती है। या तो फेडरल गवर्नमेंट की बात माने वो, या वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन करें। तो वहां भी जो डिसीजन मेकिंग है वो कमर्शियल इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर से ज्यादा इस तरह की कंसिडरेशन के ऊपर ज्यादा होती है। तो जब तक गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होगा, इन डिस्क्लोजर ठीक नहीं होगा, और वो ठीक नहीं हो सकता, उसको बहरहाल प्राइवेटाइज किसी ना किसी फॉर्म में जब तक नहीं करेंगे तो हमारे सामने यही सूरत हाल होगी। अब मेरा ख्याल है वो जमाना गया कि हम फैमिली सिल्वर और ये और वो बातें करें। इस फैमिली सिल्वर को बचाते बचाते मुझे लगता है फैमिली कहीं डूब ना जाए। तो लिहाजा जितनी जल्दी इसको हम जान छुड़ाएंगे उतना जल्दी बेहतर होगा। खलीक कियानी, बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। भट्टी साहब, आपके पास आते हैं। मैं तो ये बिजली का इसलिए मुझे बड़ा सख्त परेशान हुआ कि मार्च के अंदर वैसे ही गर्मी शुरू हो जानी है, मार्च के अपने बिल्स इतने खौफनाक आएंगे, फरवरी के बिल हमें मार्च में तबाहकुन मार्च आएंगे, ये और यहाँ पे सियासी जंग ही चल रही है। खैर देखते हैं क्या होगा। इस पे सियासत पे आ जाते हैं। चलता नजर आ रहा है निज़ाम आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, असल इशू ही महंगाई, करप्शन, लाकानूनियत, लूट मार है। सिस्टम है ही नहीं तो चलेगा क्या? वो गाड़ी क्या चलेगी जिसका इंजन खराब हो, टायर कमजोर हो, फटे हो, ब्रेक फेल हो, लाइटें अगली हेडलाइट जल ना रही हो, इंडिकेटर खराब हो, सारा क्या खराब है? सब कुछ हो गया। आपकी असेंबली आ गई है, आपका वजीर आजम आ गया, आपका स्पीकर भी आ गए हैं, आपका सब कुछ हो जाएगा और आपको क्या चाहिए? नंबर 1 तो मेरी असेंबली नहीं आई। मेरी असेंबली वो आती जिसमें अवाम वोट देता और अवाम को जिसको वोट देती उसे कामयाब कराया जाता। मैं मुस्तफा कमाल साहब को मुबारक देता हूं कि शुक्र है कि इतने अखलाकिया दिवालियापन 25 करोड़ अवाम में एक बंदे ने शिकस्त तस्लीम की और कहा मैं नहीं फलां जीता था। और जो चोर किसी के माल को चोरी करके अपनी दौलत करे,
जाहिर उससे बेहतरी की आप उम्मीद कर रहे हैं। जेब कतरा कब्रिस्तान में जा रहा था, किसी ने जेब काट ली, तो आप क्या कहेंगे? इसका हाथ बड़ा साफ है कि ये कहेंगे कितना बेशरम आदमी है, जनाजे में भी जेबें काट रहा है। अगर इलेक्शन मैंने मान लिया 18 में फ्रॉड होंगे, मोहतरमा तशरीफ लाए हैं, नई हुकूमत आई है, आसफ अली जरदारी सब पर भारी, इवन के पीपल्स पार्टी पर भी भारी, मोहतरम शहबाज शरीफ सब तजर्बाकार। 18 की धांधली के पहले इलेक्शन शुरू करा लें, फिर 8 फरवरी 2024 पर आ जाए। आपको 20 से ज्यादा स्टोरी मैं ना दूं DRO के नाम, जिनको ठुड्डे मारे, थप्पड़ मारे, हस्पताल गए, तो मुझे सहाफत से आप निकाल दीजिएगा। मेरे मोहतरम, क्या पहले तो देखें, हुकूमत चलनी चाहिए, जो आगे इन्हें मुबारकबाद, लेकिन चोरी के माल पे मुबारकबाद नहीं देते, सजा देते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस निज़ाम को धक्का लगाया जा रहा चलेगा जिद, अना और तकब्बर के लिए। आपको पता है पहली आज CM साहब बन गई हैं, उन्हें मुबारक हो बहुत ज़्यादा, मरियम नवाज साहबा, जिनकी रेड लाइन करप्शन है, मुझे यकीन है वो मेफेल फ्लैट की तफसीलात बता देंगी, वो हुदैबिया पेपर मिल की डिटेल बता देंगी, वो जो 116 अरब रुपए आए थे, अरशद शरीफ ने स्टोरी की थी, बता देंगी। तो पहले चले ज़रूर, लेकिन अगर आप और मजहर अब्बास दोनों हल्फन कह दें ये इलेक्शन शफाफ हुए हैं, तो मेरी दुआ ये 95 साल पूरे करें। अगर ये शफाफ नहीं हुए तो मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट चलाना मुल्क दुश्मनी है, जमहूरियत दुश्मनी है। मैं तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी शामिल कर लूँ हमारे साथ, वो भी ही इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू अस। मुस्तफा ये बताइए, 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। मेरा ख्याल था कि अब हम रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे। आज जो बिलावल साहब ने बयान दिया कि ये 2 मुकदमात होंगे प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर, गद्दारी के मुकदमात होंगे, आइन को वायलेट करने के मुकदमात होंगे, तो क्या हम दोबारा कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं कि ये कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए? फिर मौलाना साहब अभी तक आज भी उन्होंने बड़ा गर्जे बरसे हैं और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि ही थ्रेटनिंग के बड़ी रेवोल्यूशंस होंगी, तो वो भी अभी सड़क भी गर्म होगी। अभी ये मामला सारे अदालतों में भी बहुत जाने हैं। आज जब उनको चार्ज किया गया, इंडाइटमेंट हुई उसके अंदर केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड वाले में, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि यार मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी करें, और 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब मुझे जल्दी है, जो सज़ा सुनानी है सुनाएं। और नज़र ये आ रहा है कि कल शायद इनको रिज़र्व सीट्स मिलती नज़र नहीं आती, अगरचे लॉ और प्रेसिडेंट कुछ और कहता है। वो मामलात भी अदालतों में जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा अदालतें गर्म होती नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। दूसरी ये जो स्टेबिलिटी हिटिंग द डेक रनिंग, ये गवर्नमेंट कर पाएगी? जी, आपने जितना ये इब्तदाई में ये चीज़ें बताई, महंगाई, बिजली के बिलों का जिक्र किया, जाहिरी बात है आगे चलकर सारी दुनिया को पता है कि IMF के साथ हमें नए सिरे से मुज़ाकरात करने होंगे, एक नया प्रोग्राम साइन करना होगा, जहाँ पर इलेक्शनों के ऊपर सवालात हो, उन इलेक्शनों के नतीजे में आने वाली हुकूमत उसके ऊपर सवालात हों, और फिर एक गैर मकबूल हुकूमत जब गैर मकबूल फैसले करेगी तो जाहिरी बात है फिर सड़क तो गर्म होगी, और सियासी बेयकीनी जिससे पाकिस्तान को बाहर सूरत जान छुड़ानी चाहिए थी ताकि हमारी मईशत मुस्तहकम हो सके, यही लगता है कि आने वाले वक्तों में जो सियासी बेयकीनी है वो बढ़ेगी। ये आपने अभी बिलावल साहब का जिक्र किया, उनकी स्टेटमेंट के उन्होंने सदर अलवी के बारे में कहा कि उनके ऊपर सदारत के ओहदे से उतरते ही मुकदमात होंगे, तो मुल्क में और मुकदमात थोड़े हुए हैं इन पिछले 2 सालों में कि अब मजीद हमें मुकदमात लोगों के ऊपर कायम करने हैं, उन्हें जेलों की हवा खिलानी है। जो फिजा रही पिछले 1.5-2 सालों में इस मुल्क में, उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने कसरत राय से एक जमात को अक्सरियत दी कौमी असम्बली में, तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों को। होना तो यही चाहिए था कि सर तस्लीम खम करते कि लोगों ने ऐसी इन्वायरमेंट के बावजूद, रिप्रेशन के बावजूद, उस जमात के लिए तमाम तर खड़ी की गई मुश्किलात के बावजूद उनको वोट दे दिया। लेकिन हम बज़िद हैं कि हमने अवाम का फैसला नहीं मानना, आवाज़ खल्क को हमने बिल्कुल खातिर में नहीं लाना, और हमने वही कुछ करते जाना है जो हम पिछले 76 सालों से करते आ रहे हैं। तो फिर नतीजा कैसे मुख्तलिफ निकलेगा?
2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो कुछ हुआ, तमाम जमातें सड़कों पर आ गई और इमरान खान साहब हुकूमत नहीं कर पाए। उस वक्त तो दूध में पानी मिलाना पड़ा था। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर रिजर्व सीट्स दे भी दी जाती हैं, पीटीआई को रिजर्व सीट्स दी भी जाती हैं, तो उसका पावर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चले नेशनल असेंबली में 104 हो जाएंगी, यही फर्क पड़ेगा ना। तो इस पे फिर इतना क्यों रेजिस्टेंस है? क्या ऑप्टिक्स ये बनाए जा रहे हैं कि किसी किस्म की रिलीफ होती नजर ना आए, और लेकिन उसके अगेंस्ट जो उसका पॉलिटिकल नेगेटिव फॉल आउट है, क्या वो जस्टिफाई करता है इस अप्रोच को? मालिक भाई, मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर मैं सारी सूरत हाल का तज्जिया करूं तो 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। फिर जो 9 फरवरी को हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो हम अगर पुराने टूल्स के जरिए पोस्ट 8 फरवरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा एनालिसिस ठीक नहीं रहेगा। 8 फरवरी से पहले की जो सूरत हाल थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पंडित्स यही कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे, नए उम्मीदवार हैं, पोलिंग एजेंट्स नहीं है, पोलिंग कैंप्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं है, तो ना कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ना जलसे हैं, पार्टी के सरबराह जेल में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सीटें ले लेंगे। लेकिन वो सारे तज्जिए गलत साबित हो गए। कोई तज्जिए निगार इस चीज़ को, और मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ कि मैं हालांकि इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे ये एहसास ज़रूर था कि तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है, लेकिन मैं इस सूरत हाल को मुकम्मल रीड नहीं कर पाया कि पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। तो अगर आज भी हम वही पुराने टूल्स के साथ पोस्ट 8 फरवरी की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो फिर हम सही तज्जिया नहीं कर पाएंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, हम एक बिल्कुल नई सिचुएशन में हैं और नए रूल्स हमें तलाश करने पड़ेंगे, नए टूल्स हमें तलाश करने पड़ेंगे कि जिनके जरिए हम इस सिचुएशन का एनालिसिस कर सकें। और अनप्रेसिडेंटेड वाकयात मुझे आने वाले वक्त में होते नजर आते हैं, और जब आप एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में हो तो नए नए वाकयात रोनुमा होंगे। मेरा यह ख्याल है कि मैं अभी कोई तज्जिया करने की इस पोजीशन में नहीं हूं कि अवाम का इतना बड़ा फैसला आया है, आप उनका गला घोंट रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे, तो इसका कोई रिएक्शन तो आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि रिएक्शन ना आए। सूरत में लेट्स गेट मजहर आल्सो, मजहर अब्बास इज आल्सो विद अस। मजहर, ये कल का फैसला ऑप्टिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। कोई नंबर्स ऐसे नहीं आते कि अचानक वो आके गवर्नमेंट बना पाएंगे। फिर इसके अंदर इतना सख्त रवैया आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? और हमें नज़र आ रहा है कि पहले भी हमें ओवरकिल नज़र आई थी जब इमरान खान के मुकदमात चल रहे थे, 48 घंटे में 3 सज़ाएँ, फिर वो निकाह वाले केस में भी सज़ाएँ, अब आज वो 100 मिलियन पाउंड वाली भी इंडाइटमेंट, उस पर भी इमरान खान ने बड़ा डिस्कसिवली कहा कि ठीक है यार ख़त्म करें, मैं चाहता हूँ जल्दी फैसला हो, जितनी जल्दी हो सज़ा सुना दें। उन्होंने ये नहीं कहा फैसला हो, उन्होंने कहा सज़ा सुना दें। सो ऑब्वियसली अनदर ऑब्वियस थिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। ये जो इस वक्त ये चीज़ इतनी बढ़ाई जा रही है, क्या इसका कोई फ़ायदा है? बल्कि अगर ये रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं पीटीआई को, तो ये तो थोड़ा सा उनका नैरेटिव डैमेज नहीं होता कि जी हमें इलेक्शन कमीशन हमें बिल्कुल 2 नंबर है, हमारी काम नहीं करता और 2 नंबर काम हो रहे हैं, तो वो तो उनका नैरेटिव थोड़ा सा डैमेज नहीं होता? देखिए मालिक, पीटीआई के साथ 2 मेरा ख्याल ऐसी चीजें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया, और सीरियस क्वेश्चन मार्क। एक, आपने पार्टी इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज किया जैसे आप हमेशा हर पार्टी के इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज करते हैं, और जिसकी वजह से उनका इलेक्शन सिंबल लूज कर गए। वो इलेक्शन सिंबल लूज कर गए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मुख्तलिफ सिंबल से इलेक्शन लड़ा। उनका ये जो रद्दअमल था जो बैलेट बॉक्स पे आया, इसको तो पाकिस्तान भर में अप्रिशिएट किया जाना था कि लोगों ने वोट के जरिए आपके तमाम हरबों का जवाब दे दिया, बहुत ही जमहूरियत को बेहतरीन इंतखाम करार दे के। तो मेरा ख्याल है इसको तो सियासी जमातों को अप्रिशिएट करना चाहिए था। अब अगर आप उनको इस हद तक ले जाएंगे, आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे। देखिए, पीटीआई का अभी तक जो भी इस वक्त स्ट्रैटेजी रही है, वो मुझे नजर ही आता है कि वो स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ शायद नहीं जाएं, इसलिए कि बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत से बेशुमार लोगों पर केसेस हैं,
लेकिन जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं मालिक, उनका जो एहतजाज है वो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। JUI बिल्कुल एक अपना अलग एहतजाज कर रही है। मैं अगर कराची और सिंध में वो करूं तो जो दो एहतजाज इन्होंने किए हैं वो बहुत पुअर शो हुए हैं। आज भी मुश्किल से कराची में जो एहतजाज हुआ वो 3-4 जमातों का एहतजाज था और मुश्किल से 200-250 लोग थे उसके अंदर। यानी आप जमात इस्लामी, GDA, उसके अलावा PTI के जो भी खामोश सपोर्टर्स आए होंगे, ये सारा जो क्राउड है और JUI, इसको मिला के अगर आप 200-250 लोग जो है वो प्रेस क्लब के सामने आके मुजाहरा कर दें और उससे लोकल लीडर्स, तो इसका मतलब ये कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह हमने परसों भी देखा था जब वोट टेकिंग हो रही थी, जब इलेक्शन हो रहे थे सिंध असेंबली में, तो बाहर JUI ने कुछ एहतजाज किया टूल प्लाजा वगैरह पे सुपर हुए। अदरवाइज वही प्रेस क्लब आके आप एक मुजाहरा कर लेते हैं जो नॉर्मल एक तरीके से होता है और फिर घर चले जाते हैं। तो PTI जो इस वक्त अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है वो बड़े स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स हैं। वो असेंबली के अंदर फाइट कर रहे हैं, वो अदालतों में फाइट कर रहे हैं। इमरान खान ने, इसलिए आज मेरा अपना हिच है, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान ने जो ये बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि उसे लग रहा है कि पिछली 3 सजाओं का फायदा उसको 8 फरवरी को हुआ। तो अगर आप एक और सजा इमरान खान को दे देंगे या वो करेंगे तो इमरान खान का आपको कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन जो सिचुएशन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमें अनार्की की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां कुछ नहीं बचेगा और इलेक्शन पूरा का पूरा लिपट जाएगा, सारा सिस्टम लिपट जाएगा। भट्टी साहब एक बात बताएं, बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि जब भी कोई जमात एक बारी पार्लियामान में आके बैठ जाए तो उसका आधा डंक निकल जाता है, क्योंकि अब अगर 90-92 सीटें हैं, अगर रिज़र्व सीट्स मिल जाएं जो नहीं मिलेंगी तो चले 104 लोग हो जाते हैं। वो जब पार्लियामान में आते हैं तो आधी तो वहीं पे आपकी एजिटेशन फारिग हो जाती है, क्योंकि आप पार्लियामान को मान लेते हैं, आप अंदर शोर डालेंगे, बिलों पे बहस करेंगे, मगर पार्लियामान में होंगे। दूसरा एक फटीग भी होती है, एजिटेशन की फटीग होती है, थक जाती हैं पार्टीज, थक जाते हैं लोग। हर कोई इमरान खान तो नहीं है ना कि जो कहेगा अच्छा मैं ये प्रेशर भी ले सकता हूँ। और हमने देखा May 9 के बाद जब रिटेलिएशन आई, जब रियासत ने रिएक्शन दिया उन तमाम वाक़यात का, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन था और लोग बहुत से परेशानी से गुजरे हैं, उनकी भी एक हिम्मत जवाब दे रही है। तो अगर अब बल्कि मैं एक ख़बर भी आपसे शेयर करता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स एक बहुत बड़ी मूव चली थी और उसमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट मशरक़ वस्ता के शहज़ादे साहब से भी बात हुई, लेकिन एंड में उन्होंने भी माजरत कर ली इमरान खान को समझाने से। कुछ चीज़ें चली साथ, फिर एक ये भी सोच थी कि पार्टी को रिलीफ दें थोड़ी थोड़ी और फिर देखें खान साहब का रिएक्शन क्या आता है। आज खान साहब ने IMF वाले लेटर का भी कह दिया कि मैंने डिक्टेट करवा दिया, वो भी जाएगा। सज़ाओं पे भी वो कहते हैं करें यार जल्दी सज़ाएं दें। हमें उनके रवैये में नरमी नज़र नहीं आती, लेकिन हमें पार्टी पार्लियामान में बैठती भी नज़र आती है। खान साहब के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? खान साहब के अभी ऑप्शन शुरू होने हैं। मालिक साहब, मैं अदब से कहता हूं, हम अभी 70, 80, 90 की दहाई से निकल ही नहीं पा रहे। हालात बेपनाह तब्दील हो चुके हैं। इस तरफा सियासतदानों का बोरिया बिस्तरा गोल नहीं होगा, किसी और का होगा। ये प्रोग्राम का एक क्लिप निकाल के बाहर भेज दें, हो सकता है आपको ये इस पे बीप लग गई हो। इस दफा सियासतदानों ने तो था ही नहीं पल्ले, तो बचाएंगे क्या? जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, बलिदी बड़ी अहम शख्सियत, उसका आप भी नहीं नाम ले रहे। नाम मुझे भी पता है, मैं नहीं ले रहा। इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं दहशत, इसे कहते हैं वहशत, इसे कहते हैं ला कानूनियत। नहीं, वो लीगल, वो उसको कहते हैं भट्टी साहब अपनी लीगल पोजीशन बचाना। नाम ले लेंगे तो फिर खबर सही भी हो हम उसको साबित उस तरह नहीं कर सकते। नहीं, खबरें हमें और आपको, कैबिनेट मीटिंग होती है, हम उधर नहीं होते, हम खबरें देते हैं। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती है, उन इजलासों में नहीं होते।
रिलायबल सोर्सेज से देते हैं, और आप जैसा क्रेडिबल आदमी मेरी तरह जीरे सब्जी वाले से पूछ के नहीं देता खबर। खैर छोड़े, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मैं आपको कहता हूं, क्या ये बिलावल भुट्टो साहब, आपको 90 दिन में इलेक्शन होने थे, वो तो आपको सजा याद नहीं आई? केपीके और पंजाब में आपने साल निकाल दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने थे, उस पर तो सजा याद नहीं आई। आपको मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा याद नहीं आई। आपको एक दुबई बंदे को रख के बेसमेंट में 50 अरब रुपया रिकवर कराया, उसकी तो सजा आपको आपके घर में कोई याद नजर नहीं आई। क्या करोगे? दे दोगे? इमरान खान को 31 साल सजा दिया, 31 और दे दोगे, 62 हो जाएंगे, और दे दोगे 240 हो जाएंगे। क्या इससे हुकूमत चला लोगे? क्या हुकूमत चला लोगे? क्या ये हल्फन कह सकते हो ये शफाफ इलेक्शन हुए हैं? रोजे के में आप सारा दिन रोजा रखते हैं, 5 साल बाद अवाम को एक हक देते हैं, आप एक वोट डालने का। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, मेरी चोरी हो जाती है, मदर साहब की, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी चोरी कर लेता है, वो हमारे सामने लेके व्हीले मारता है, पहले गियर पे फुल चलाता है, तो हम उसकी चोरी को जायज कहेंगे? हम बेबस हैं, नहीं कर सके। लेकिन ये फटेगा गुब्बारा, ऐसा फटेगा कि अब वो आएंगे इसकी रेंज में जो असल जिम्मेदार हैं, जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी ने जो खवातीन के साथ पिछले 22 माह में किया ना, मैं ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, जमीन भी कांपी है और आसमान भी। कब तक ये जुल्म करेंगे? इनका तो ख्याल था सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। केपीके में इनका ख्याल था 10 से 15 सीटें देंगे। उन्होंने कहा पठान मारेंगे बड़ा। आपके 5 सरकारी अफसरों ने आला मीटिंग में कहा कि अगर इधर आपने धांधली की तो हमने नहीं रहना। पंजाब में थोड़े से बड़े ठंडे हैं हम मारे खा खा के ना ढीठ है, हम करते ही कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ होगा। मुस्तफा साहब मुझे एक बात बताएं, पर्सनालिटी से अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। मज़र ये बताएं, जितना अब एट स्टेक है, अब इंस्टीट्यूशन भी एट स्टेक है, निज़ाम एट स्टेक है, पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल एट स्टेक है, क्या अफोर्ड किया जा सकता है कि निज़ाम ना चले? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं कि इवन जो कल तक गिवन था कि जी साग डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उन पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी वजह से अगर फाइनेंशियल इक्वेशन ख़राब होती है SIFC और दूसरी मामलात में, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी उनको ना लगाया जाए। वो हमेशा लीड बैट्समैन होते थे नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब खुद पीछे हट गए, शहबाज साहब आगे आ गए। ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने अगरचे का गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट को खड़ा करने में फुली इन्वॉल्व है, बजट भी पास कराएंगे, सब कुछ। ये जब सारी अब लार्जर पिक्चर देखते हैं तो निज़ाम को कौन अलाउ करेगा कि ना चले, कम से कम 2-3 साल ना चले, चाहे मौलाना साहब उल्टे हो जाएं या इमरान खान को अंदर ही रखें, क्या होगा? मालिक, ये डिपेंड करता है कि जो भी अपोजिशन है इंक्लूडिंग PTI, वो उनकी स्ट्रेटजी अगले 3-4 महीने में क्या होती है, वो किस तरीके से उसको कैंपेन को बिल्ड करते हैं, वो किस तरीके से कोई ग्रैंड अलायंस बनाते हैं अपोजिशन का, और वो ग्रैंड अलायंस के तहत वो कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं या क्या करते हैं। दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट की साइड्स है, या आप इलेक्शन कमीशन ले लें या वो ले लें, आप जो भी 8 फरवरी को आपने करना था कर दिया, उसके बाद भी नजर ये आता है कि शायद अभी भी चैन से नहीं बैठे। जिस तरह भी आपने बाहर इलेक्शन सिंबल में आप उनके हक में फैसला दे देंगे तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। उनको अगर सीटें जो है अलॉट कर दी जाएंगी तो उसमें कोई क़यामत नहीं होगी। हम जब किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरह एक गेम प्लान बनाते हैं, बाप बना नजर मैंने कल मैंने खबर शेयर की है, खाली ये नहीं है, अभी तो ये भी एक चीज पे काम हो रहा है कि शायद 10 और सीटें दिलवा दी जाएं PMLN को रिकाउंटिंग में। हाँ, तो आप दिलवा देंगे, 8 से 10 मालिक साहब, 8 से 10 उसमें एक मनसेरा की भी होगी। आगे चले जी मज़र। तो वो आप दिलवा भी देंगे तो अगर मानसेरा की हुई तो बहरहाल एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी ना उन्हें। लेकिन अगर वो दिलवा भी दें
तो क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बन जाएगी? क्या आप मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप जब एक चीज होती है तो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाता है। चाहे ऑपोजिशन तो करती है, ऑपोजिशन के ऑप्टिक्स ही यही होते हैं कि ऑपोजिशन एग्रेसिव होती है, शोर मचाती है, शोर शराबा करती है, ये सारी चीजें करती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑप्टिक्स तो मुख्तलिफ होते हैं। यहां नजर ये आ रहा है कि आज तक यानी, और ये 9 मई ऑनवर्ड्स में कह रहा हूं कि आपने 9 मई के जो लोग मुलविस थे आपने पकड़े, उनको 6-7 महीने 8 महीने आज तक उनको किनको सजाएं, कितनों को सजाई हुई नहीं पता उसमें, लेकिन उसके आड़ में आप पूरी पार्टी को ही एक तरीके से आपने तकरीबन बाहर कर दिया। जो लोग अंडरग्राउंड थे उन्होंने अंडरग्राउंड रह के इलेक्शन लड़ा, जो लोग जेल में थे उन्होंने जेल में रह के इलेक्शन लड़ लिया। वोटर ने फिर भी उनको एज ए सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बना के सामने पेश कर दिया। अब गवर्नमेंट को उन्होंने एक मैसेज दे दिया थ्रू वोट। अब आपका काम ये था कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाते, लेकिन नजर ये आ रहा है अगर कल ये फैसला जो है इनके, जिस तरह बज़ाहिर लगता है कि कल ये फैसला अगर इनके खिलाफ आता है और इनको वो रिजर्व सीट्स नहीं मिलती, यकीन जाने कि पीटीआई का नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट मजीद क्रेडिबिलिटी अपनी लूज करेगी। ये सारी चीजें उसके ही खाते में जाएंगी। इमरान खान को अगर सजा हो गई 190 मिलियन पाउंड में, चाहे केस कितना ही मेरिट पर हो, लेकिन वो वोटर कबूल नहीं करेगा, वो उसका सपोर्टर कबूल नहीं करेगा। तो ये जो वो ऑप्टिक्स होती हैं जो इनकी समझ में नहीं आ रही, और ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। ये और उस गलती का इतनी ऑब्वियस चीजें क्यों समझ में नहीं आ रही यार? इसलिए नहीं समझ में आ रही कि एक माइंडसेट बना दिया है, और वो माइंडसेट ये है कि कम वोट में आईके इज नॉट वांटेड एंड टू सम एक्सटेंट पीटीआई इज नॉट वांटेड। ये बिल्कुल वही है जो हमने कराची में एमक्यूएम की सूरत में देखा था, जिसे हम एमक्यूएम लंदन का नाम देते हैं, कि जी नई बर्दाश्त है, एक बिल्कुल रेड क्रॉस लग गया है कि नथिंग डूइंग। Let me get Mustafa Nawaz also. उनका वीडियो लिंक खराब हो गया, इज विद अस ऑन ऑडियो ऑन टेलीफोन। मुस्तफा जी ये बताएं कि ये हम यही बात कर रहे थे कि अगर इनको सीटें मिल जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स गेम चेंज नहीं होती। पीएमएलएन वालों के बारे में मैंने कल भी खबर दी थी कि एक चल रही है गेम, शायद 10 सीटें उनको और दे दी जाएं। अगेन वो कोई क़यामत नहीं बनती, उस अगेन नंबर्स गेम में कोई इतना क़यामत नहीं आती। ये सिस्टम कैसे चलना बहुत ज़रूरी है माशी लिहाज से। तो कोई भी बज अगर नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? बिकॉज अभी हमें नज़र आ रहा है अगर कल फैसला इनके खिलाफ जाता है, सीट्स नहीं मिलती, ये मामला भी अदालतों में जाएगा। जो इमरान खान की सज़ाएँ हैं वो मामले भी अपील्स हायर कोर्ट्स में जाएंगे, सब कुछ अभी अदालतें गर्म रहेंगी। तो क्या करे कोई कि ये थोड़ा सा कूलिंग इम्पैक्ट आए, कुछ मामला ठंडा हो? बिकॉज ना इमरान खान ठंडे हो रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट ठंडी हो रही है, और अगर ये दो ठंडे नहीं होते तो गवर्नमेंट कैसे गर्म होगी, कैसे काम चलेगा? मालिक भाई, अगर रोज आप उन्हें नए जख्म देते रहेंगे और फिर तवक्को करेंगे कि वो कोई हीलिंग हो, तो वो कहाँ से होनी है? ये आप अभी जो भट्टी साहब ने भी बड़े खबर दी कि जी, और आपने भी कहा कि 10 सीटें और दे दी जाएंगी इंक्लूडिंग मानसेरा, तो फिर ये बाकी तकल्लुफ ही क्यों कर रहे हैं? पूरी असेंबली पर हम जोक आउट ऑफ दिस कंट्री, पूरा प्रोसेस जो है उसको हमने एक मजाक बना के रख दिया है। हम अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि 8 तारीख को इस मुल्क में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। चलें, ठीक है, मुझे मैं एक और सवाल करता हूँ, इस वक्त क्या सीपीएम हो सकते हैं कि गवर्नमेंट और सरकार की तरफ से क्या? अब इलेक्शन तो वापस नहीं होना ना, वो तो उन्होंने तय किया हुआ है कि जी नहीं पीटीआई नहीं आएगी। अब एक नया स्टेटस को बन गया है, वो गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट है, वो आईनी ओहदे उन्होंने पकड़ लिए हैं। अब जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या इसमें कोई मीटिंग पॉइंट है? क्या जेस्चर्स दोनों तरफ से हो सकती हैं? देखिए, पहला जेस्चर तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पाकिस्तान में रिहा किया जाए, पहला जेस्चर तो ये है। और फिर उसके बाद पीटीआई को जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको दी जाए, वो उनका हक है। अगर उनको भागना नहीं चाहिए था कि कभी वो भाग रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब, कभी वो भाग रहे हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब,
इतना बड़ा अवाम ने फैसला दिया है, आप अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें, अदालतें भी अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करें। बल्ले लेने का जो उनसे फैसला था उसको 8 मई को पाकिस्तान के लोगों ने दफन कर दिया। उस फैसले को भी अदालत की क्या उस फैसले की तौकीर रह गई? आपने फैसला ये जो दिया गया उसके नतीजे में तवक्को तो यही थी कि अब लोग कहां इस पाकिस्तान में जहां पर लिटरेसी रेट बड़ा कम है और लोगों को कहां हल्के हल्के एक मुख्तलिफ निशानात समझाएंगे, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट दिया। यही सवाल मैं भट्टी साहब से पूछता हूँ। भट्टी साहब, क्या किस तरह टेम्परेचर लोअर हो सकता है? मुस्तफा तो कह रहे हैं जैसे चलें आप ये सीटें दें, जो ख्वातीन हैं उनको रहा करें, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आएगा। आपको नजर आता है इस तरह होता कुछ? मालिक साहब, होगा तो नहीं, लेकिन हो 5 मिनट में सकता है। सबसे पहले इंसान अपनी गलती माने और उसकी इस्लाह करे, 10 मिनट में इजाला हो जाएगा। लेकिन गलती की बजाय, गलती मानने की बजाय गलती पर गलती करी जाए। एक शख्स की गाड़ी चोरी होती है, वो सारी उम्र गाड़ी ढूंढता रहता है। इधर करोड़ों लोग के वोट चोरी हुए हैं। डू यू थिंक करोड़ों लोग की चोरी? आज आपने भट्टी साहब, आज आपने 3 दफा चोरी की गाड़ी की एग्जांपल दिया है। ताड़ी गड्डी तो नहीं चोरी हो गई? नहीं। अच्छा, आज मेरी बात सुन ले, जब तक ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमेशा हर इलेक्शन में धांधली हुई, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन इस दफा आपके पिंडी के एक अफसर को जितनी मार पड़ी उससे पूछे तो सही, कौन असबतर रहा? वो खुदा का वास्ता। आज एक मीटिंग हुई है कि ये चंद सहाफी, उसमें आपका भी नाम डिस्कस हुआ है, इन्हें कंट्रोल करें। लिहाजा हमें मजहर अब्बास मेरे साथ बैठे हैं, वेज वार्ड हमें नहीं मिला। क्या हमने जदोजहद छोड़ दी? हम कमजोर लोग हैं, वो ताकतवर है। जबर हारेगा, जुल्म और गन पॉइंट पे लापता करके। आप कहते हैं कोई इस मीटिंग पॉइंट उस तरह नहीं है। लेकिन मजहर एक चीज पे बड़ी बहस चल रही है, क्या पीटीआई की ये पॉलिटिकल गलती है जो इन्होंने अहले सुन्नत जब जमात में चले गए हैं, बजाय इसके कि अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखते? मेरे शो में बात करते हुए इनके लीडर ने कहा कि हाँ, हमें यह भी फिक्र थी कि पार्टी डिसिप्लिन में लाया जाए, सब कुछ हो। बिकॉज आप डिस्कशंस में से पीटीआई का नाम हट गया है। हर कोई सुन्नी थात काउंसिल की बात करता है, हर कोई ऐसे करता है। क्या लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन नेगेटिव साबित हो सकती है पीटीआई के लिए? देखिए, 2 चीजें आमिर, इस वक्त मालिक, इस वक्त कोई चीज पीटीआई के अगेंस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि पीटीआई इज अ विक्टिम। पीटीआई इज नॉट एन अक्यूज इन प्रेजेंट सिनेरियो। अगर आप सीधी सी बात यह है कि पीटीआई का नाम उसको वापस दें और पीटीआई का इलेक्शन सिंबल उसको वापस दें, ये मिनिमम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। मैं रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर उस साइड पे भी नहीं जा रहा। आप पीटीआई की रिजर्व सीट्स दे दें, आप पीटीआई का नाम उनको वापस दे दें, आप पीटीआई का इलेक्शन सिंबल उसको वापस दे दें। और जब आप ये देंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऐसे होंगे जिससे गाड़ी आगे बढ़ सकती है और पीटीआई का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाएगा ज्यादा उसमें। तो पीटीआई अगर 104 रह के अब ऑपोजिशन करती है, अपने नाम के साथ पार्टी जो है असेंबली में बैठती है, पार्लियामेंट में बैठती है, और उसका इलेक्शन सिंबल आइंदा बाई इलेक्शन कोई होते हैं तो उसमें वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ती है, इससे कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। लेकिन मजहर जो आप बात कर रहे हैं, इसी पे जो पीटीआई है वो कहते हैं इट्स अ 1 मैन पार्टी, इमरान खान है। अगर आप ये बल्ला भी वापस कर देते हैं, आइडेंटिटी भी दे सकते हैं, चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं रिवाइवल की बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान को रिहाई नहीं मिलती, तो क्या ये सीबीएम ज़ाया नहीं हो जाएगा? वो कहेंगे यार ये भी हमने स्ट्रेंथ भी दे दी, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं तो मालिक, देखिए, आपने इमरान खान को नाअहल किया, आपने इमरान खान को सजा दे दी, आपने इलेक्शन का सिंबल वापस ले लिया, आपने पीटीआई का नाम वापस ले लिया, आपने उनके लोग जो गिरफ्तार थे गिरफ्तार रहे, उनके लोग जो फरार थे फरार रहे। उसके बावजूद जो उन्होंने खामोशी से जाके वोट दिया और एज ए सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप उभर कर आ गए, तो उन्होंने तो कोई ऐसी क़यामत नहीं बर्पा कर दी। अब अगर आप उनको बल्ले का निशान वापस दे देंगे, आप उनको जो है वो इलेक्शन सिंबल वापस दे देंगे, और प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर तकरीर करके कहेंगे कि जी इनके केसेस जो हैं वो किसी फौजी अदालत में नहीं, आम अदालत में चलेंगे, और आम अदालत में जिस तरह जो सबको रिलीफ होता है वो आप रिलीफ उस तरह का देंगे। आप कोई केस विड्रॉ नहीं कर रहे, आप कोई रिहाई नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको एक लीगल
अश्योरेंस देते हैं कि आप जाएं, अपना केस लड़ें, अदालतें फैसला करती हैं। ये सीबीएम जो है, मैं आपको अश्योर करता हूं, ये सीबीएम जो है ये टेम्परेचर को नीचे लाएगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाएगा। मुस्तफा, मुस्तफा आप एग्री करते हो मजहर साहब? बिकॉज मेरा अंदाजा ये है कि शॉर्ट ऑफ खान साहब का एब्सोल्यूट रिलीज, उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। आपको लगता है कि जो बात मजहर कह रहे हैं ये एक सॉलिड सीबीएम बन सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बन सकता जी। इब्तिदा तो करें ना, आप इब्तिदा करें, वो आखिर में आग जाकर आप फिर बातचीत जब शुरू हो जाती है, आप इंगेजमेंट शुरू करते हैं। हुकूमतें हमेशा बड़ा दिल करती हैं और बड़ापन दिखाती हैं। अगर इस जाली स्ट्रक्चर को भी अगर आपने चलाना है तो इसके लिए आपको उनकी हिमायत की जरूरत होगी। आप उसकी इब्तिदा तो करें। लेकिन वो नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के बारे में आम ख्याल ये है कि ज़रा सी भी जब उनको दूसरे की कमज़ोरी अगर महसूस हो तो वो और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। उसका क्या करेंगे? अच्छा मालिक साहब, एक गुजारिश बताऊं करूं जरा, अगर आप इजाजत दे दे, तीनों बड़े हाँ आदमी हैं। क्विकली पीडीएम के जलसों में मरियम नवाज की तकरीरें याद है, जलसे याद है, नारे याद है। अगर ये दोबारा आ सकते हैं तो बाकी कोई जमात क्यों नहीं आ सकती? वो मरियम की तकरीरें और नारे कोई टीवी दिखा दे तो मैं उसको मिठाई खिलाऊंगा। जाने दे, इस मुल्क में सब कुछ है, अना किसी और की है, जिद किसी और की है। मैं क्लोजिंग कमेंट मुस्तफा से ले लूं। मुस्तफा, वही बात बीच में रह गई थी, आपके ख्याल में ये जो तासुर है ये मियां साहब का और इमरान खान का, इसके होते हुए क्या कोई रिस्क लेगा इतने बड़े सीबीएम्स भी करे और फिर वो उल्टे पड़ जाए? रिस्क हमें देखें मालिक भाई, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारी मईशत नाकाम हो चुकी है। हमें अगर IMF की एक किस्त ना मिले तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। हम एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमारी जो पेरिफ्रीज जिनको हम कहते हैं, गो कि मैं उस लफ्ज से इतफाक नहीं करता, वहां पे सूरत हाल ठीक नहीं है। लोगों ने इतनी बड़ी राय दी है, उसका एहतराम नहीं किया जा रहा। हम लेके कहां जाना चाहते हैं मुल्क को? हर फरीक को पीछे हटना पड़ेगा। हर फरीक को पीछे हटकर इस मुल्क को बचाने के लिए 25 लोगों को संभालने के लिए हर किसी को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। गवर्नमेंट के, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, रियासती इदारों को और इमरान खान को, सबको 2-2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे तो ये मुल्क एक कदम आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एंड में जो मैंने शुरू में बात की थी वो पावर सेक्टर की इसलिए की थी कि ये वही डिस्कोर्स हैं जिनका भुगत नालायकी है, इनकी करप्शन, इनका सब कुछ हम भुगत रहे हैं। और यही जब प्राइवेटाइज हो रहे थे तो डार साहब ने जाके एक शाम पहले बकौल जो है मोहम्मद जुबैर के जो प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन भी थे, उन्होंने PIA की भी रोक दी, उन्होंने डिस्कोस की भी रोक दी। अगर तो ये वॉर फुटिंग पे ये स्ट्रक्चरल चेंजेस ना हुई इन इदारों की, डिस्कोस की, उन तमाम चीज़ों की, तो यकीन माने आप और मैं और पाकिस्तान के जो शहरी हैं शायद मई जून में पंखा भी ना चला सकें। तो पहले 3 माह में एनर्जी की चीज़ें फोकस होनी चाहिए, बजाय इसके कि सदर अलवी को सजा दिलवानी कि नहीं दिलवानी है, बुलेदी साहब को ज़बरदस्ती चीफ मिनिस्टर बनाना है या नहीं बनाना, किसको चेयरमैन सेनेट हटाना है, काकर साहब को कहाँ एडजस्ट करना है, इस चीज़ पे करें। और मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी जब ट्विटर पर जाते हैं और बजाय दूसरी बातों के बार बार एनर्जी पर लिखें कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, बिकॉज ये बिल वी विल नॉट बी एबल टू पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।